Good evening, guys. Welcome to a new initiative या आप जो भी कहते हैं, क्रिक चाय इस शो का हमने नाम रखा है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो एंड जस्ट टू बिगिन विथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे आप दोनों के बारे में और फिर हम एज यूजुअल अपना जो शो है वो शुरू कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ क्रिक चाय क्विकली हम डिस्क्राइब करेंगे। मयूरेश, यू वांट टू स्टार्ट? No, you go ahead. सबसे पहले सभी दर्शकों को और सभी भारतवासियों को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हम दोनों भाइयों की तरफ से। आज महाअष्टमी के शुभ दिन हम दोनों अपने पहले वीडियो पे चर्चा करेंगे। जैसा कि अमित ने बताया, हम दोनों आपको देख के ही पता चल रहा होगा 90s के असली क्रिकेट बफ्स हैं, जिन्हें चाय के साथ क्रिकेट की बातें करना और बातें करते करते फोन पे भी कई साल बीत गए। तो हम दोनों ने सोचा, मैंने और मयूरेश ने, कि क्यों ना हम इस जो सो कॉल्ड ज्ञान है उसको एक बार यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच में लेके जाएं और उनके फीडबैक से समझें कि हमारा जो क्रिकेट का एनालिसिस, प्रेडिक्शन या सजेशन है वो कितना सही है। और शायद हो सकता है कि कभी ना कभी हमारी जो मेन टीम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो भी हमें सीरियसली लेना शुरू करें और हमारी बातों को सुने। तो मयूरेश, आज हम शुरू करेंगे मेरे ख्याल से आज की अभी की रीसेंट जो हॉट डिस्कशन का टॉपिक है वो है एशिया कप, जिसमें इंडियन टीम ने सुपर डोमिनेंस दिखाते हुए एक तरफा सारे मैचेस जीते और जो फाइनल में ट्रॉफी जीती, हालांकि ट्रॉफी उठाई नहीं। तो ये सारी चीज़ों के अराउंड डिस्कशन है और मुझे लगता है कि एक अच्छा टॉपिक है हमको अपना ये शो शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले बात उसी सब्जेक्ट पे करते हैं कि ट्रॉफी से ज़्यादा हेडलाइंस कंट्रोवर्सी खा गई। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इंडिया ने 9th एशिया कप जीता, लेकिन दुनिया जो है अभी बात ट्रॉफी से ज़्यादा हैंडशेक और प्रेजेंटेशन की कर रही है। उसके अराउंड जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर बातचीत हो रही है, तो आप बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को पता होगा या कई लोगों को आप लोग को पता होगा कि हुआ क्या। फिर भी जाने से पहले एक बार सिलसिला तरीके से आप जान सकते कि हुआ क्या। भारतीय टीम ने, रिंकू सिंह ने चौका मारा, भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप जीता और उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट तक भारतीय टीम वेट करती रही कि उन्हें ट्रॉफी मिले। ऐसा नहीं था कि उन्हें ट्रॉफी नहीं मिल रहा था, लेकिन भारतीय टीम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर मोहसिन नकवी के हाथों वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसका कारण केवल ये नहीं था कि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे, बल्कि एशिया कप के दौरान जिस तरह की छोटी हरकतें पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर द्वारा उनके ट्विटर पे, उनके सोशल मीडिया साइट्स पे भारत के विरोधी गतिविधियां देखने को मिली, उसके बाद भारत और बीसीसीआई का रुख साफ था कि हम मोहसिन नकवी के हाथों ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। और मोहसिन नकवी एक छोटे बच्चे की तरह पोडियम पे खड़े रहे, लगातार 10-12 फोन करते रहे। और ये फोन तो ऐसे नहीं होगा ना ठाकुर कि जैसे हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो कि और भाई क्या हालचाल। ये फोन करते रहे, मुंबई फोन किया, दुबई फोन किया, कहीं से नहीं सुनी गई। तो लास्ट में इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, आपके फोन कॉल की डिटेल्स भी आपके पास है, बट एनीवेज नहीं, फोन कॉल, हाँ फोन कॉल्स की आप फोन कॉल देख सकते हैं, आप वो वीडियो साफ है कि वो लगातार फोन पे है, लेकिन छोटे बच्चे की तरह, जैसे गली में होता है ना, मेरी बात नहीं सुनी कि मैं ट्रॉफी लेके चला जाता हूँ। करेक्ट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले एशिया कप हुआ था 2023 में, जैसा एसीसी के चेयरमैन थे उस समय, क्या जयशाह ने ट्रॉफी दी थी? नहीं। उससे पहले 2022 में जो श्रीलंका जीता था, क्या एसीसी के चेयरमैन ने ट्रॉफी दी थी? नहीं। तो मोहसिन नकवी को, अमित आपके ख्याल से ऐसा क्या है कि मोहसिन नकवी जिद पकड़ के बैठे थे
कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा? ओवर टू यू। देखिए, मैं अगर ये पूरे एपिसोड को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करूं तो जो कंट्रोवर्सी है जिसके अराउंड इंडिया को जो पाकिस्तानी साइड से काफ़ी मतलब पुश किया जा रहा है कि इंडियंस ने शुरू किया, ऐसा नहीं है। बट आप एक्चुअली इसके ओरिजिन पर जाएंगे तो जब एशिया कप की जो joint press conference होती है, that was an instance when Surya Kumar Yadav actually went ahead and had a handshake with Mohsin Naqvi, and at that time Pakistani captain Salman Ali Agha refused to shake hands and he left the press conference, so the tension started brewing up from there. वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी जितना मुझे याद है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। एंड फिर चीज़ें डिटेरियोरेट होती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हम बात करें अगर फर्स्ट मैच की तो ऑब्वियसली टेंशन्स एंड इमोशंस दोनों हाई थे। जो इंसिडेंट्स हैं या जो वर्बल स्पैट्स हैं या जो सो कॉल्ड साइंस, हैरिस रॉफ ने बड़ी बेहुदा सी हरकतें की ग्राउंड पे जिसका कोई ना उनके पास एविडेंस है ना कुछ है, और उसी के अराउंड जो ये कंट्रोवर्सी जहाँ से शुरू हुई, तो वो वाला जो पहला जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम ने ही उसको शुरू किया। एंड बात वहीं पे आके आ जाती है कि कब तक आप इग्नोर करेंगे इन सारी चीज़ों को। आपको याद होगा सेकंड मैच जो हमारा पाकिस्तान के साथ सुपर 4 में हो रहा था, उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने फर्स्ट ओवर में फर्स्ट बॉल से ही अभिषेक शर्मा को वर्बली कुछ कहना शुरू किया, एंड ऑब्वियसली द पंजाबी ओपनर्स टारगेटेड एंड काउंटर्ड इट प्रीटी वेल, नॉट ओनली थ्रू देयर बैट वर्बली भी, बट बैट से उन्होंने जो क्लास दिखाया वो क्लियरली विजिबल था कि इंडियन क्रिकेट का डोमिनेंस आज के जो समय में इतना ज़्यादा क्यों है। तो ये सारी चीज़ें थी, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो इन्फ्यूज किया गया सिस्टम में जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो पाकिस्तानी साइड पे ज़्यादा है। और जब आप तो ये मान के चल रहे थे ना कि भाई हम फाइनल में देख लेंगे, और इस तरह की बयानबाजी, चाहे वो साहिबजादा जो उनके ओपनर हैं वो हों या सारे लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि फाइनल में देख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो जब फाइनल भी इतने ह्यूमिलेटिंग तरीके से हारते हैं तो आई थिंक यू शुड हैव gone away with it and anyone could have given the trophy at the end of the day। जो सूर्य कुमार यादव जो इंडियन टीम के कैप्टन, उन्होंने सही बात कही कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो विनर टीम है उसको ट्रॉफी ना मिले। तो मुझे लगता है कि वो कोई भी आप एक न्यूट्रल बंदे से भी पूछेंगे तो द प्रॉब्लम स्टिल लाइज ऑन द पाकिस्तानी साइड। दे हैव मिक्स्ड टू मेनी थिंग्स टुगेदर, करेक्ट। बीसीसीआई के ऑफिशियल्स वहाँ पर नहीं थे, और इसके साथ साथ आप देखें कि हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर या किसी का कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस एशिया कप में नहीं था। बट एसीसी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, तो वो वहाँ पे एक एसीसी चेयरमैन या क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में गए थे, या वो वहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एजेंडा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। वो अगेन ध्वस्त हुआ, जैसे कि उनके पुराने जो इंस्टेंसेस है पाकिस्तान के जो फर्जी सोशल मीडिया के थ्रू नैरेटिव फैलाने के, वो ध्वस्त हुए हैं। इन बोथ द केसेस दे हैव काफ़ी मुंह की खानी पड़ी, बट ट्रॉफी डिजर्व विनिंग टीम करती थी। मैं तो ये भी कहूँगा कि इसकी जगह अगर पाकिस्तान भी ट्रॉफी जीतती तो ट्रॉफी तो भाई एक बेसिक जो है, मतलब दैट इज व्हाट यू लिव फॉर, करेक्ट, एट द एंड ऑफ द डे। बट ठीक है, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने उसको काफ़ी हद तक क्लैरिफाई भी किया और बताया भी कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट या अ गुड कैंपेन फॉर इंडियन टीम ओवरऑल। ठीक है अमित, अब इससे कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट क्रिकेट। तो जैसे आपने स्टार्ट किया था, आपने कहा था कि डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया इन दिस एशिया कप, ठीक है। आपकी T20 रैंकिंग, या आज के डेट में कहे कि दुनिया की 4 ही टीम में अच्छी क्रिकेट खेल रही है T20 की, उनमें भारत एक है, और T20 रैंकिंग भी भारत की है। उसके बाद आपकी जितनी भी टीमें थी, मुझे अच्छे से सबकी रैंकिंग नहीं पता, लेकिन सब बिलो 7, 8, 9, 10, 12 थी, ठीक है। भारत स्टार्ट करता, मैं क्विकली सम अप करूंगा। भारत स्टार्ट करता है पहला मैच यूएई के थ्रू, ब्रिलियंट विन,
ठीक है, 4 ओवर में आप 16 ओवर पहले आप मैच जीत गए। दूसरा मैच पाकिस्तान के थ्रू, वहां पे भी आपने 71 पे 6 विकेट कर दिए थे, फिर भी आप 127 पहुंचवाए, फिर भी चलिए आपने उसको 16 ओवर में मैच जीत लिया। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तीसरे मैच से। तीसरा मैच ओमान की तरफ, जो आपने जिस तरह से आपको जीतना चाहिए था आपने वैसे नहीं जीता, एक चैंपियन टीम की तरह आप नहीं खेले। अब आ जाते हैं सुपर 4 में। सुपर 4 में 171 पे आपने उन्हें रोका, ब्रिलियंट ऑन दैट बैटिंग विकेट, जहां पे 200 रन बनने चाहिए थे, आपने 30 रन कम पे रोका उन्हें, और आपने शुरुआत की 10 ओवर में 105 रन, कोई विकेट नहीं, शायद 10वें ओवर में पहला विकेट गिरा था। उसके बाद लेकिन आपको 172 रन बनाने में 9 ओवर और लग गए, 19वें ओवर में आपने मैच खत्म किया। फिर बारी आती है आपकी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के थ्रू खिलाफ आप मात्र 168 रन बना पाए, ठीक है, ऑल्दो आप वो मैच बड़ी आसानी से जीत गए, आपकी बॉलिंग बहुत बढ़िया रही उस दिन, लेकिन आप 168 रन केवल बना पाए, दैट टू जब आपको 6 ओवर में 72 रन की स्टार्ट मिल चुकी थी। नेक्स्ट आते हैं आप श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका की तरफ आप सुपर ओवर में गया मैच, आप वहां जीत गए। फिर बात आती है फाइनल की। फाइनल में उन्होंने, मैं कहूं कि प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाए, और एट द करंट सिचुएशन वो फेल किए। भारत की बॉलिंग से ज्यादा पाकिस्तान की खराब बैटिंग रही, जो 146 रन पे, वो 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, 146 रन पे बुक हो गए। ये 146 रन मेरे ख्याल से भारत जैसी नंबर 1 T20 टीम, और आप स्किल वाइज भी देखिए ना अमित, भारत की स्किल और पाकिस्तान की स्किल में जमीन आसमान का अंतर हो, चाहे वो कोई भी 3 डिपार्टमेंट आप ले लो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में। लेकिन उसके बाद भी आप क्रम्बल की सिचुएशन में आप 20 पे 3 हो गए 5 ओवर में, उसके बाद चलिए आपने वो मैच जीत लिया। लेकिन एक चीज आप याद रखिए अमित, वहां पे आपके उसके बाद भी आपके एक कैच छूटा संजू सैमसन का, अभिषेक शर्मा का एक रनआउट छूटा, और आप किसी तरह आखिरी ओवर में आप जाके मैच जीते, जो बहुत अच्छी चीज है। एट द एंड ऑफ द डे विन मैटर्स। तो मेरा सवाल आपसे ये है अमित, कि ये तो हो गई एशिया कप की बात, जब वर्ल्ड कप होगा आज से 6 महीने बाद, क्या आपको लग रहा है कि भारत की टीम, हम हम वर्ल्ड कप पे आएंगे। आई थिंक ये एशिया कप का जो कैंपेन रहा है उस पे एक डिस्कशन शुरू है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो है इंस्टेंसेस फ्रॉम द मैच 1 टिल द लास्ट मैच कोट किए। तो मेरे जो की टेक अवेज हैं, वो अगर हम बात करें कि कहाँ पे हम बेहतर किए, कहाँ पे हम बुरा किए, ये सारी चीज़ों को हम करें, तो एकदम, क्योंकि मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि ये चैनल काफ़ी रॉ चैनल है, एक यूजुअल नॉर्मल डे टू डे क्रिकेटिंग जो डिस्कस होता है लोगों के बीच में, ऑन अ टी शॉप या कहीं भी बैठ के, हम वो इमोशन को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, rather than an polished verdict. And I'm pretty sure a lot of people keep good knowledge about cricket in this country. तो almost everyone. तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से समझाना चाहूँगा कि मेरे क्या की टेक अवेज हैं एशिया कप के। मुझे सबसे पहली जो पॉजिटिव्स पे अगर मैं बात करूँ, तो वो मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी एक स्पिन बॉलिंग की तिकड़ी है, और पर्टिकुलरली उनमें हम बात करें वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ये जो तिकड़ी है, इन्होंने हमें कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एवरी मैच में बैलेंस दिया है, एक्सेप्ट द श्रीलंकन मैच जिसमें हम सुपर 4 में लास्ट ओवर तक गए और फिर सुपर ओवर तक मैच किया। तो मुझे लगता है वो एक बहुत पॉजिटिव टेक अवे है। टू एन इंस्टेंस की अगर हम एज लेटेस्ट मैच में फाइनल की बात करें, कुलदीप यादव वॉज 24 runs he had conceded in 2 overs for no wicket, and वही कुलदीप यादव फिर 4 ओवर में जो है 30 रन देते हैं और 4 विकेट ले लेते हैं, और अगेन पाकिस्तान का जो टिपिकल कोलैप्स है वो देखने को मिला। तो मुझे लगता है स्पिन साइड में मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और अगर हम बात करें जो फास्टर बॉलिंग है, तो एक की जो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, शायद डिपेंडिंग ऑन द मैच कंडीशंस, पिच कंडीशंस या स्ट्रेटजी पे, बट बुमराह को शुरू के 6 ओवर में जो 3 ओवर करवाए जा रहे थे, विच वॉज प्रिटी नेचुरल, क्योंकि हम एक ही मेन स्ट्रीम बॉलर के साथ चल रहे थे। इट वॉज हार्दिक पांड्या अलॉन्ग विद
जो सपोर्ट कर रहे थे हमको ओपनिंग बॉलिंग में, तो बुमराह के जो 3 ओवर करवाए जा रहे थे और उसके अगेंस्ट में जो फाइनल में बुमराह के 2 ओवर कराए गए, वो बहुत, ऑल्दो पाकिस्तान कोलैप्स हो गया तो हमें वो बहुत एविडेंटली नहीं दिखा, बट वो मुझे लगता है कि जो पैटर्न हम हमेशा से फॉलो करती थी इंडियन टीम की, 2 ओवर्स जो है शुरू में करवाना और 2 ओवर्स लास्ट में कराना, वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है आपका कहीं ना कहीं बुमराह की परफॉर्मेंस को लेके। तो क्योंकि बुमराह उतने खिल के जो है शुरुआती ओवर्स में नहीं आया, बट डेथ ओवर में उन्होंने अभी भी अपना लोहा मनवाया। अब आप कह सकते हैं उन्होंने लोअर ऑर्डर बैट्समैन को टारगेट किया, बट जो उनकी एक्यूरेसी, लाइन लेंथ और जो डिसिप्लिन उनकी बॉलिंग में है वो क्लियरली दिखा गया। तो पहली चीज तो ये होगी कि फास्टर बॉलर में ये सपोर्टिंग रोल में जो हार्दिक पांड्या है उन्होंने काफी हद तक बैलेंस करके चीजें चली, बट अगेन हार्दिक पांड्या का एक पैटर्न है कि जब वो एक मुख्य बॉलर के रूप में जब भी उन पर हमारी डिपेंडेंसी आती है, इंजरी प्रोन वो कहीं ना कहीं दिखते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से दूर किया। बट नो डाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट T20 प्लेयर, एंड समहाउ थैंक्स टू शिवम दुबे जी भी कमाल कर गए फाइनल मैच में, और इवन सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान की कहीं ना कहीं सरप्राइज एलिमेंट के रूप में उभरे और कमर तोड़ी। और शिवम दुबे ने जो है 2 विकेट्स, सॉरी जो शुरू के 2 ओवर से उनमें 12 रन दिए फाइनल में भी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ टेक अवेज थे। बट मुझे अभी भी डाउट है कि शिवम दुबे पर हम कितनी रिलायंस रख सकते हैं लॉन्ग टर्म एज अ मेन स्ट्रीम बॉलर या इवन अ पार्ट टाइम मीडियम पेस बॉलर इन T20। तो फास्ट बॉलिंग का ये रहा। अब आप थोड़ा अपना वर्जन बताएं फास्ट बॉलिंग का, फिर हम बैटिंग पे आएंगे। देखिए, फास्ट बॉलिंग का जहां तक था, आप 15 में 3 फास्ट बॉलर को लेके गए थे। अर्शदीप को, अगर मैं हार्दिक को हटा दे तो हार्दिक को एक जेन्युइन ऑलराउंडर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अर्शदीप को, हर्षित को और बुमराह को। बुमराह सब जानते हैं बुमराह कौन है, बुमराह क्या कर सकते हैं, बुमराह डिड व्हाट ही सपोज टू डू, ही वाज प्रीटी गुड। ठीक है, जहां तक बात है अर्शदीप और हर्षित की, ये कहीं ना कहीं ये दोनों, ये आप कहे कि मौके कम मिले, लेकिन 2 मैच मिले इन्हें, ओमान के अगेंस्ट मैच और श्रीलंका के अगेंस्ट मैच, तो ये दोनों अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। जहां तक बात है स्पिन की, जैसा आपने राइटली कहा, बहुत अच्छी स्पिन की तकरीर है, कहीं ना कहीं हमारे एशिया कप जीत में काफी अहम भूमिका निभाई। तो बॉलिंग वाइज तो ओके, लेकिन फास्ट बॉलिंग को देखना होगा, अभी भी फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा सा डर बन रहा है। मेरे हिसाब से मयूरेश, जो पिछले कुछ समय में 5 से 6 साल में की टाइमलाइन में टीम इंडिया एक फ्लेक्सिबल टीम बन के आई है। वो मतलब अगर हम उसको ऑस्ट्रेलिया से भी कंपेयर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच प्लान है या उनकी जो स्क्वाड है वो काफी एविडेंट दिखती है, बट इंडिया सिचुएशंस और कंडीशंस के हिसाब से अपना स्क्वाड कुछ रेगुलरली चेंज कर रही है, which looks a very unorthodox when you talk about Indian teams का जो strategy रहा है, if I'm not wrong। And उस दौरान हमने देखा है कि इंडिया टीम हैज बीन लाइक, कह सकते हैं, a startup which is open to idea in terms of experimenting with its squad। तो बॉलिंग में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ या IPL स्ट्रेंथ मौजूद है जिनको अगर प्रॉपर कंडीशनिंग या कुछ मैच, इंटरनेशनल मैच एक्सपोजर दिया जाए तो कम अप विद एज वेरी गुड परफॉर्मर्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि मैं डिस्कस करूंगा कि लखनऊ सुपर जायंट से एक बॉलर आते हैं मोहसिन खान, आपने नाम सुना? तो वो मुझे लगता है वो एक अच्छे लेफ्ट आर्मर हैं जिनको एज अ बैकअप कहीं ना कहीं ग्रूम किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम द अदर मेन स्ट्रीम बॉलर। मयंक यादव एकदम से आए, गायब हो गए। उमरान मलिक टिपिकल मिनी वर्जन ऑफ शॉन टेट दिखे कि पेस तो है बट लाइन लेंथ पे कंट्रोल ना होने के कारण काफ़ी उनके मतलब एक्सपेंसिव रहने की टेंडेंसीज रही। तो और कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिकली ये सोचना होगा कि बुमराह जो बॉलर हैं हमारे, उनका जो क्लास है, उनकी जो रिलायबिलिटी है, जो उन्होंने वो जो दौर था 2015-16
कि उस दौर से लेके अभी तक जितने मैचेस जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते थे, चाहे अर्शदीप सिंह के साथ वो अभी जोड़ी बना रहे हो या उस समय आशीष नेहरा के साथ, उन्होंने हमें कई इम्पॉसिबल मैचेस, या कहना चाहिए कि भाई 4 ओवर में आखिरी के 24 रन चाहिए, उस तरह के डिफेंस करके जिताया है. बट आई थिंक वी शुड डेफिनेटली हैव सम बैकअप प्लान अपार्ट फ्रॉम बुमराह एंड अदर फास्ट बॉलर्स, क्योंकि काफी ज्यादा इनका वर्कलोड हो जाता है. तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए इंडिया को, कुछ इंटरनेशनल हाँ एक्सपोजर देना चाहिए? बिल्कुल, जैसे आपने राइटली कहा, मोहसिन खान आपको एक लेफ्ट आर्म के अच्छे ऑप्शन है. मोहसिन खान के साथ आपको फायदा ये है कि उनकी डेथ बॉलिंग भी अच्छी है, प्लस वो पावर प्ले में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं. मयंक यादव को हमें देखना पड़ेगा. पहले तो वो एनसीए में रहे, अपनी फिटनेस पे काम करे. अभी तो चोटिल बार बार हो जा रहे, काफी उनके लिए भी तो इजी नहीं है बार बार चोटिल हो जाना किसी भी बॉलर के लिए. उसके अलावा भी आपके पास काफी बॉलर्स हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में या आईपीएल में जो जिसको आप ग्रूम कर सकते हैं, और आप ग्रूम कर रहे हैं. हर्षित राणा को आपने काफी मौके दिए. एक अच्छा चीज है कि आप किसी के साथ जा रहे हैं तो उन्हें मौके ज्यादा दे रहे हैं, विच इज गुड. ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आपके पास बेंच में और प्लेयर्स हैं, और सिराज आपको अभी खत्म नहीं हुए. सिराज इस टूर्नामेंट में नहीं थे, एक रेस्ट मिला था, बट ही इज ऑल्सो. नहीं, खत्म तो बिल्कुल नहीं है. उन्होंने इतनी बड़ी सीरीज हमें जिताई है, तो ऑब्वियसली हाँ उनका एक वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको एक रेस्ट दिया गया. हाँ, तो आपके पास बॉलर्स है. प्रसिद्ध कृष्णा भी एक अच्छा आप ग्रूम कर रहे हैं. अभी आपको और देखना होगा कि कितना कितना हद तक वो आगे आते हैं. मोहसिन खान को आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए. अर्शदीप भी आपको अपना लोहा मनवा चुके हैं. बट मयूरेश, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया अब 3 एंटायरली या मिनिमम सिमिलर प्लेयर्स के साथ मैदान में उतर सकती है? मतलब हम उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते कि हम एक सेट ऑफ कंप्लीटली T20 बॉलर्स बनाए और एक सेट ऑफ कंप्लीटली 50 ओवर्स या जो टेस्ट बॉलर्स हैं उनको ग्रूम किया जाए, उनकी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग ट्रेनिंग और उनके जो मेंटरशिप है, उनकी जो मेंटल कंडीशनिंग है, उन सब पे इसी के अकॉर्डिंग काम हो? मतलब इंडिया हैज शायद गॉट अ लॉट ऑफ पूल ऑफ प्लेयर्स. शायद काम हो रहा है, शायद काम हो रहा है. एनसीए बेंगलोर में शायद इसी चीज पे काम हो रहा है. वीवीएस लक्ष्मण के गाइडेंस में शायद काम हो रहा है. ठीक है, तो इस पे काम हो रहा है, करना भी चाहिए. क्योंकि आज के डेट में अगर आप मुझसे बात करें तो इससे आप भी एग्री करेंगे कि बैटिंग और स्पिन डिपार्टमेंट में आप टोटली इंडिपेंडेंट है. आप किसी भी प्लेयर को आप 3 अलग अलग बैटिंग की टीम T20, ओडीआई और वन टेस्ट मैच के लिए बना सकते हैं, सेम लाइक स्पिन में भी. लेकिन फास्ट बॉलिंग अभी भी एक चिंता का विषय है. करेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है महेश कि जब आप बात करते हैं कि फास्ट बॉलिंग में एक 3 डिफरेंट सेट ऑफ बॉलर्स के साथ हम उतर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों पे ऑलरेडी काम चल रहा है. तो क्या हम आगे के सेशंस में इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, एक हम प्रॉपर स्लॉट रखेंगे इंडियन फास्ट बॉलर्स पर. अभी हम आगे बढ़ते, बट आई वांट टू नो कि इंडिया बियॉन्ड बुमराह क्या देख रही हैं, या बुमराह का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उनको किस तरीके से वो मैनेज करना चाह रहे हैं, या इंडिया के पास वो जो हम कहेंगे कि शायद ओवर स्टेटमेंट हो जाए, विराट कोहली का जो बॉलिंग में पैरेलल है वो बुमराह पिछले 1 दशक में लगभग बिल्कुल के कोई ऊपर. ओवर स्टेटमेंट नहीं है. तो इस तरह के जो बुमराह की जो परफॉर्मेंस रही है, क्या हम एक नेक्स्ट बुमराह यहाँ पर ग्रूम कर सकते हैं? बिकॉज अब हमारे पास टैलेंट पूल बहुत जबरदस्त है. खासकर बैटिंग में आप आईपीएल में देखेंगे 13 साल 14 साल के वैभव सूर्यवंशी टाइप के जो बैट्समैन आ रहे हैं, वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो आई थिंक बॉलिंग में भी करना चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है कि अगला जो दशक है वो भारत का होना चाहिए. क्रिकेट में एक तरफा डोमिनेंस होनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ. और तो दूसरा मेरे चीज है कि आप, हाँ जी, मैं एक मिनट में समाप्त कर लूँ. और दूसरा चीज ये है कि आप काम करिए. काम काम तो आप कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है. बीसीसीआई ने भी अच्छी काम कर रहे हैं, सब तरह से काम कर रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं. लेकिन मेरा एक सिंपल सा एक एक कहना है कि आप देखिए, बुमराह जैसा बॉलर वंस इन ए जनरेशन का बॉलर है. ठीक है, तो
इसे आपको संभाल के रखना होगा। इसके वर्कलोड मैनेजमेंट को आप मेक श्योर कीजिए कि आप मेन जगह पे जहाँ पे आप खेलना है, वहाँ जहाँ पे आपको बुमराह की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इसको खिलाइए। जैसे मेरा पर्सनल बिलीफ था कि जो अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारी जो दो टेस्ट मैचों की सीरीज है, उसमें बुमराह की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बुमराह खेल रहे हैं, तो ये देखना होगा। चलिए, करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन पे हम बढ़ते हैं, पाकिस्तान और उसकी बैटिंग कोलैप्स का क्यूरियस केस जो लगातार एक पैटर्न बन गया है। अगर आपको याद होगा, आई थिंक लगभग 8:30 पौने 9 बजे का वो समय था, 8:45 के अराउंड, जब लगभग 184 या 85 रन पे उनका जब उनका फर्स्ट विकेट गिरा है, और उसके बाद 113 रन पे वो थे, कंफर्टेबल पोजीशंस में दिख रहे थे। और मैं आपसे भी चैट कर रहा था उस समय, और व्हाट्सएप के एक और ग्रुप पे भी मेरी चैट चल रही थी। मैंने कहा था कि मतलब कुछ लोग जेन्युइनली पैनिक होने लगे थे, बिकॉज इट वाज लुकिंग 180 186। तो मैंने एक दो ग्रुप्स में ऐसे ही चैट में बोला कि हमको रिलैक्स होना चाहिए अभी और वेट करना चाहिए कि एकदम टिपिकल कोलैप्स अवेटेड है। और बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि 40 रन के अंदर अंदर आप 9 विकेट एकदम से गवा गए, और 5 गेंदें आपने छोड़ी हैं मतलब लास्ट की। ये क्या है? मतलब ये स्ट्रेटजी की कमी है, टेम्परामेंट की कमी है, लैक ऑफ क्लैरिटी है कि करना क्या है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला कोई नेशन इतना क्लूलेस क्यों चल रहा है मिडिल ऑर्डर में इतना? मतलब उनके कैप्टन लगातार एक ही पैटर्न के शॉट में आई थिंक आउट होते हैं कि वो लेग साइड से आती हुई बॉल को उठा देते हैं हवा में बहुत जोर से, लगता ही नहीं है कि वो इंटेंट कर रहे थे उसको बाउंड्री में मारने का, आउट होते हैं इस तरह के। मतलब क्या है, व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान हियर? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आपने जैसे कहा कि 113 पे एक था, ठीक है, 180 190 लग रहा था, ठीक है। मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैंने नहीं सोचा था कि 146 पे पाकिस्तान बुक हो जाएगा। मैं यही करेक्ट, सोच रहा मुझे था भी कि लग रहा था 186 या कुछ पे लग रहा था, मुझे बहुत इजी लग नहीं, रहा था। हाँ हाँ, मैं ये सोचा था, हाँ आखिरी में हम अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, 170 175 तक हम रोक सकते हैं। तो उस समय मुझे लग रहा था कि 175 रन पे हम रोक दे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब जैसा आपने कहा कि अब पाकिस्तान की बैटिंग पे आप आते हैं, ये पहला बार इनका फॉल नहीं हुआ है, ठीक है। ये पिछला सुपर 4 में भी आपको याद होगा कि 10 ओवर में करीब 94 95 रन थे इनके, मयूरेश, आपकी इनके शायद आउट। आवाज कट रही है, आप शायद हेलो, थोड़ा सा अभी आवाज एडजस्ट आवाज कर आई? लीजिए। आवाज आई? थोड़ा सा डिले है। एक, आप कंटिन्यू कीजिए तब तक। तो मैं ये बोला था, आवाज ठीक है मेरी? आवाज ठीक है मेरी? एक सेकंड, थोड़ी सी बेटर। आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं इसको। जी, तो ये जो बैटिंग कोलैप्स जो दिख रहा है कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, बट मोर ऑन योर साइड अगेन, आई थिंक इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो गई है, जस्ट ट्राइंग टू नो विद मैं ये फ्रॉम यू। मैं हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी टीम सिलेक्शन, इनकी जो टीम सिलेक्शन है, उस पे भी एक सवाल है। सैम अयूब 4 बार डक बनाए, शायद 3 या 4 बार इन्होंने डक बनाए, उसके बाद भी वो फाइनल में अपनी जगह बना लेते हैं। तो ये काफी आश्चर्य की बात है। सलमान अली आगा की टीम में क्या जगह बनती है? क्या सलमान अली आगा एक T20 प्लेयर है? ये भी एक विषय है चर्चा का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके पास, पता नहीं, मुझे लगता है टेम्परामेंट की कमी और प्रेशर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते ये। बस यही कहूंगा, क्योंकि बैट्समैन तो इनके पास यही है, इनके अलावा भी इनके पास कोई ज्यादा बट टैलेंट ये दिखता नहीं। बहुत शैलो, मतलब बहुत टॉप लेवल के स्टेटमेंट्स हो जाते हैं कि हम कह देते हैं टेम्परमेंट की कमी है, प्रेशर सिचुएशन हैंडल नहीं करना, बट एज अ क्रिकेट ओपिनियन मेकर्स हमको उसकी थोड़ी सी गहराई में जाना चाहिए कि ये सेम पैटर्न कैसे हो सकता है। मतलब व्हाट इज हैपनिंग?
मैं अभी भी आपसे इतना कम नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई देखिए कर देखिए क्या रहे हैं। हाँ, ये देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये इनकी आप बैटिंग ऑर्डर देखिए। साहिबजादा फरहान और फकर जमान ओपन करते हैं, दे आर वेरी मच गुड गुड। ठीक है, 3 नंबर पे आपको सैम अयूब आ रहे हैं। सैम अयूब एक जेन्युइन ओपनर है, लेकिन आप या तो फकर को खिलाते या तो सैम अयूब को खिलाते, लेकिन आपने दोनों को आपको खिलाना है, तो आपने उसको 3 नंबर दे रहा। आपके 4 बार उन्होंने 0 रन बनाए, 4 टाइम्स 0 रन उन्होंने बनाए, फिर भी फाइनल में उनकी जगह बनी। दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं होता कि कोई खिलाड़ी अगर 4 बार 0 बना रहा है तो उसकी जगह बचती। फिर आप आ जाइए सलमान अली आगा। सलमान अली आगा T20 बैट्समैन ही नहीं दिखते। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स जब से पाकिस्तान ले रहा है कि हाँ 2 ओवर बॉलिंग कर दो, 20 बॉल खेल लो। और ये जब पीएसएल खेलते तो ये टॉप में खेलते। आप भारत की टीम या किसी भी टीम को देखिए तो आप ऐसा नहीं करते हो कि ओपनर को नंबर 5 खिला रहे हो, नंबर 6 खिला रहे हो, नंबर 4 खिला रहे हो। आप ऐसा नहीं कर, इनके टॉप 6 के जितने खिलाड़ी अपनी पीएसएल टीम में, अपनी डोमेस्टिक टीम में टॉप 1 2 3 4 में खेलते। तो उनके पास ये मैच का एक्सपीरियंस जो होता है ना, जैसे तिलक है, ये मुंबई की तरफ से काफी बार ऐसे इनिंग्स खेले हैं, तो उनको पता है कि इस सिचुएशन में वो खेल सकते हैं। लेकिन इनके पास तो मैच है ही नहीं, मैच प्रैक्टिस नहीं है। तो ये एक रीजन इनका प्रेशर में सिचुएशन, प्रेशर में आपको नहीं क्रम्बल बट करने का। और बट दूसरा, क्यों नहीं, आप कह रहे हैं कि मैच प्रैक्टिस नहीं है, भाई मैच तो आपका एक पैरेलल एक टूर्नामेंट है पीएसएल, इस बार तो शायद उसको आईपीएल के साथ कराया, बस ये साबित करने की हमारी जो है अगेन वही वाला स्टंट कि भाई हमारी जो व्यूअरशिप है वो ज्यादा रहेगी, इस तरह की बातें बोली, हालांकि कुछ हुआ नहीं, वो तो एक रियलिटी है पाकिस्तान का हमेशा का। बट अगर हम ऑन अ न्यूट्रल नोट पाकिस्तान को की बैटिंग लाइनअप को एनालाइज करते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं है इनको एक्सपोजर। मुझे एक एंगल लगता है, वांट टू नो फ्रॉम यू, कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में मेजर कंट्रीज के जो क्रिकेट टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स देखेंगे, वो ड्रॉ के कंपैरिजन में रिजल्ट्स जो हैं ज्यादा आना शुरू हुए हैं पिछले कुछ 4-5 सालों में। और मैं आप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि काफी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया, टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग हुआ है पिछले 4-5 सालों में। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट है, कहीं ना कहीं उसका मतलब ये है कि पिचेस में एक कुछ लाया गया है, मतलब इस तरह से चीजें हुई हैं कि वो स्पिन फेंडिंग और फास्ट टूवर्ड्स द रिजल्ट है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप पाकिस्तान में मैचेस देखेंगे तो वो अभी भी जो हमारे चाइल्डहुड या जब हम स्कूलिंग कर रहे थे उस समय के मैचेस होते थे कि भाई 600-700 रन बन रहे हैं, एक टीम 2-2 दिन खेल रही है, एक एक टीम से दो दो तीन तीन लोग 200-300 200-250 रन स्कोर कर रहे हैं, 3 लोग 4 लोग सेंचुरी, और फिर फाइनली क्या हो रहा है कि 5वें दिन पहली टीम की दूसरी इनिंग्स के कुछ ओवर्स खेले एंड इट इज एंडिंग टुवर्ड्स ड्रॉ। पाकिस्तान के जो मैचेस मैं टेस्ट मैच में देखता हूँ जो पाकिस्तान में हो रहे हैं यार, कुछ हद तक वो यूएई वाले जो साइड में होते हैं थे, इनमें बहुत वही पैटर्न है जो हमको अर्ली 9 मतलब 2000 में या लेट 2000, मतलब अर्ली 2000 ही बोले आप, में दिखता था इंडियन या जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे हैं। तो आपको ये लगता है कि इंडिया में जो पिचेस बनाई जा रही हैं और वो जो आईपीएल में एक्सपोजर है उसमें 100% तो नहीं लेकिन कम से कम 20% पिचेस पे अभी भी उस तरीके का एक्सपोजर मिलता है बैट्समैन को कि T20 में भी लो स्कोरिंग या क्लोज गेम्स जाते हैं, कंपेयर टू पाकिस्तान जो एक सेम पैटर्न की पिचेस बना रहा है पीएसएल में, और इस कारण से उसका जो आउटपुट है वो नहीं निकल रहा। मैं जानना चाहूंगा ये ओवर टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा वाइल्ड असम्पशन तो नहीं हो गया, आपसे समझना चाहूंगा इस पे। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 200% आप सच कह रहे हैं। इसके साथ मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो आप कैलेंडर देखेंगे, जो एफटीपी साइकिल उनकी है, वो जनरली मैचेस, ज्यादातर मैचेस छोटी टीमों के साथ खेलते हैं, यूएई के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। उनके भारत के साथ तो कोई मैच, कोई सीरीज होती नहीं है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आप उठा के देखेंगे तो 2 या 3 मैच वो खेलते हैं। तो एक रीजन वो भी है इनका। मतलब आप जब तक बड़ी टीमों से नहीं खेलोगे तो आप कैसे प्रेशर सिचुएशन हैंडल करोगे। आप तो यूएई से खेलते रहते हो, करेक्ट। जिम्बाब्वे से खेलते हो,
अफगानिस्तान से खेलते हो, उसमें भी आप अफगानिस्तान से हार जाते हो, बांग्लादेश आपको हरा के चला जाता है, यूएसए आपको फिर अपसेट कर देता है। यूएई भी मुझे लगा था कि यूएई भी प्रेशर में सिचुएशन में हैंडल कर गया, नहीं तो अगर आखिरी मैच जो 140 रन या 150 रन का टारगेट था वो चेस कर जाता तो शायद पाकिस्तान के साथ हमारा फाइनल भी ना होता। और आपको क्या लगता है ये जो डिसीजन है कि दोनों इनके जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को बिठा के एक नई टीम बनाना और इस तरह की टीम बनाना, मतलब मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि ऐसा क्या ले आया आप टीम में जो और वाहियात परफॉर्मेंस हो रही है उनकी, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ बाबर आजम। हाँ, उनको देखिए, कोहली के आधे भी नहीं मान सकते हम, लेकिन पाकिस्तान उनको कोहली से कंपेयर करता रहा है तो ठीक है, बट इज अ टेक्निकली अ गुड इज अ प्लेयर। गुड बैट्समैन, इज अ what गुड happened बैट्समैन। what happened मतलब at the cost of Babar Azam you have a team which is doing nothing, मतलब ये किस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं? देखिए, बाबर आजम और रिजवान को आप हटाए थे कि इनकी स्ट्राइक रेट कम है, ठीक है। आप बाबर आजम के जगह कप्तान लेके आए सलमान अली आगा को, जिनकी 88 की स्ट्राइक रेट थी T20 क्रिकेट में। आप सैम एशिया अयूब को कप में लेके या ओवरऑल? नहीं, पिछले 10 T20 इंटरनेशनल में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो वनडे का प्लेयर है, वनडे अच्छा खेलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन T20 में अभी तक तो पीएसएल में भी उसने उतना कुछ खास नहीं किया। दूसरी बात आपकी आती है कि आप सैम अयूब को ले आए, और दूसरा चीज आपने जो रिजवान की जगह पे जिस खिलाड़ी को अप्लाई, मोहम्मद हैरिस एज ए विकेट कीपर, आप विकेट कीपिंग के साथ भी कंप्रोमाइज कर रहे हो, और आप एक रिजवान कुछ भी है तो आपको एक अच्छा फिनिशर था, काफी मैचेस उसने हरवाए, लेकिन काफी मैचेस में उसने लेके भी गया है। और एक एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाबर आजम, जब आप देखते हो मैच, भारत पाकिस्तान का मैच चला, बाबर आजम पिच पे है, तो आप मानते हो कि नहीं कि एक इम्पोर्टेंट विकेट है बाबर आजम? हाँ बिल्कुल, मतलब ये है क्या मतलब क्या सलमान अली आगा एक इम्पोर्टेंट विकेट है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नॉन नोटिसेबल परफॉर्मेंस रही है, नॉन कभी भी नोटिसेबल फॉर थ्रू आउट द आप। टूर्नामेंट ऐसा तो लगा नहीं कि बहुत तुम पर ध्यान देना है। तो आपने ना स्ट्राइक रेट देखा, ना आपने कुछ देखा। आप देखिए, जब आप सोशल मीडिया के हिसाब से आप टीम बनाते हो ना, और जब आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते हो, सलमान अली आगा को जो लाने का मकसद था कि आपकी पॉलिटिकल चीजें, जो जैसा बोले वैसा करे, ज्यादा लाइमलाइट प्लेयर को ना मिले, क्रिकेटर को ना मिले, तो इस तरह से चीजें अच्छी नहीं होती है। तो आपको पाकिस्तान को इस चीज पे समझना होगा, सोशल मीडिया देख के और टीम नहीं बना सकते। फेयर इनफ। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मयूरेश, स्काई सूर्य कुमार यादव, उनकी कैप्टनसी एंड उनकी परफॉर्मेंस दोनों पर डिस्कशन जरूरी आपके हिसाब से आज के सेगमेंट में? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उनकी कप्तानी पे, पहले हम बात करें। देखिए, कप्तानी की जहां तक बात है, कप्तानी मुझे ठीक लगी। कप्तानी में अगर मुझसे बोला जाए 10 में आउट ऑफ 10 का स्कोर कार्ड है, मैं 8 साढ़े 8 नंबर उनको दूंगा। रीजन बिंग कि जब भी आप 10 ओवर जैसे, उसकी रीजंस मैं 2-3 पॉइंट जल्दी समअप कर देता हूँ। जब पाकिस्तान के साथ आप पहला सुपर 4 का मैच खेल रहे थे, तो 10 ओवर में 94 थे, ब्रेक हुआ, आप उनको मतलब जब भी ब्रेक होता है वो टीम से बात करते, अपने आप को स्ट्रेटेजी चेंज करते, मोटिवेट करते, और आप रिजल्ट देते हैं। लेकिन इनके नंबर कहाँ कटते, जिस तरह से इन्होंने बैटिंग ऑर्डर के साथ जिलेबी बना दी, ठीक है, कि ओमान के खिलाफ नंबर 11 पे सूर्या जा रहे, ठीक है, तो वहां से आप एक मोमेंटम को आप तोड़ रहे हो। आप एक चीज, दूसरी चीज है कि आपने 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 स्टार्टिंग में क्या कहा, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अभिषेक एंड शुभमन आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देते हैं, अगर लेफ्टी आउट होगा तो तिलक जाएगा, एंड राइटी आउट होगा तो मैं जाऊंगा नंबर 3 पे। फेयर इनफ, ठीक है, आप लेफ्टी राइटी रखना चाहते हो, आपकी जो सोच है। तो फाइनल में ऐसा क्या हुआ कि आपने तिलक को ना भेज के खुद को भेजा, आपकी आपकी फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो काफी मैं कहूंगा मिला जुला परफॉर्मेंस था सूर्या का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एशिया कप जीत चुके हैं, ऐसे कप्तान बन चुके हैं, तो 8 साढ़े 8 नंबर दूंगा। लेकिन काफी जगह पे उनकी कप्तान, देखिए क्या होता है ना, जीत आपको काफी चीजें छुपा देती है। जी, करेक्ट। तो तो
कप्तानी मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, बट इट वाज ओके, मैनेजेबल कप्तानी। आपका क्या तो टेक आप है ये उनके कह रहे हैं कि कप्तानी बिगर पे? स्टेज पर अभी भी कुछ काम करने बाकी हैं, अदरवाइज ही कुछ कैन नहीं, बी वल्नरेबल। कुछ नहीं, बहुत काम करने बाकी है। एक एक अच्छा, एक एक बड़े टूर्नामेंट में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप बताएं क्या काम करने होंगे। जैसे सबसे पहले तो उन्हें अपनी प्लेइंग 11 को अपना देखना पड़ेगा कि जिस तरह से प्लेइंग 11 वो बनाए, एक बिगर स्टेज पे क्या इस प्लेइंग 11 के साथ आप सस्टेन कर पाएंगे? किस तरह से उन्होंने फील्डिंग प्लेसमेंट्स की, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग प्लेसमेंट की, आपके जो आपने एक मैच मैं देख रहा था, इस पर शिवम दुबे आपकी बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे। आप हाँ आप बाउंड्री बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे। आप एक बेसिक है क्रिकेट का कि जब आप बाउंड्री लाइन पे रखते हो तो आप उनको रखते हो जिनका थ्रो स्ट्रांग हो, ठीक है। वो चीजें काफी आप, या फिर आप कहो कि आप टेस्ट कर रहे थे, आप चीजें कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री पे आप जब प्लेयर रखते हो तो एक्चुअली ही शुड बी ए गुड कैचर, ही शुड बी एन एक्सीलेंट रनर, एंड ही शुड हैव अ गुड शोल्डर कि वो थ्रो स्ट्रांग कर सके, एंड ही ठीक है। शुड, उनकी कमर जल्दी झुकने वाली होनी चाहिए, कि वो ऑब्वियसली जल्दी झुकें ऑब्वियसली और उठाएं, पिक करें। एथलेटिज्म होना चाहिए उनकी बॉडी में। एथलेटिज्म, या वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें मुझे लगी। जिस हिसाब से बॉलिंग चेंजेस थी, बॉलिंग चेंजेस के पास तो आपके पास ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि आपके एक ही मेन बॉलर से आप खेल रहे थे, तो आपको 3 ओवर कराने थे, जो शायद बिगर स्टेज पे आपको अच्छा ना रहे। तो ये सारी चीजें प्लेइंग 11 को देखते हुए नंबर 8 तक आपको बैट्समैन चाहिए। क्या नंबर 8 का बैट्समैन इस पूरे टूर्नामेंट में आपकी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर उसकी जगह खिला सकते थे। 120 बॉल की क्रिकेट में अगर आपके साथ बल्लेबाज नहीं करे तो आठवां बल्लेबाज को कितनी बॉल मिलेगी? मैक्सिमम 10-12 बॉल। 10-12 बॉल पे 15-20 रन बनाने वाला खिलाड़ी आपके पास है। तो लगभग 6 महीने के अंदर अंदर, या 6 महीने में, आज हम मान के चल रहे हैं कि जो है इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा होगा। तो आप सूर्य कुमार को एज अ कैप्टन कंटिन्यू देख रहे हैं? देखिए, कंटिन्यू तो करेंगे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि अभी अभी क्योंकि ज्यादा मैचेस नहीं है और इस समय कप्तान चेंज करना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन एक लीडरशिप उनके साथ एक देनी पड़ेगी आपको। एक ऑन फील्ड पे आपको आइदर बुमराह को या उनको एक सजेशन देना पड़ेगा कि बुमराह हो गए, हार्दिक हो गए, ये सीनियर खिलाड़ियों से आप सलाह भी ले सकते हैं, ड्रेसिंग रूम में नहीं, सलाह तो ले सकते मुझे हैं। लगता है कि व्हाई कांट इंडिया अफोर्ड अ चेंज विथ गिल हैं टीम में, हार्दिक इज अ गुड ऑप्शन, या बुमराह भी एक ऑप्शन है, तो व्हाई सूर्या विल कंटिन्यू टू कैप्टन द टीम? देखिए, इसका इसका सबसे अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद इंडिया को 5 T20 मैचेस खेलने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के ओके। खिलाफ, ठीक है। उसके बाद आपको 5 T20 मैचेस खेलने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद आपको फिर जो 29 अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी में चलेगा, तो ऐसा एज एन एशिया कप विनर कैप्टन को आप हटा नहीं सकते इतनी जल्दी T20 कप्तानी से, ठीक है। एक मौका आप उनको देना पड़ेगा। तो आप एक सीरीज भी देते हो तो उसके बाद आपके पास 5-7 मैचेस है वर्ल्ड कप से पहले, नहीं, तो लेकिन उनकी इसीलिए परफॉर्मेंस पे मेरा पॉइंट घूम फिर के उस पे आ रहा है कि कैप्टनसी या लीडरशिप के उनके जो ट्रेट्स हैं उन पे मैं बहुत क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एक 7 मैचेस की स्प्री को जीतना भी एक छोटी हल्की बात नहीं होती, बट एज अ बैट्समैन सूर्या का जो गेम है वो दिख क्यों नहीं रहा है? मतलब ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, गेम नहीं दिख रहा है उनका। देखिए, गेम तो उनका नहीं दिख रहा। काफी हद तक उनकी चीजों को लोग समझ चुके हैं। एक जेन्युइन फास्ट बॉलर के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं उनकी, उनको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और सूर्या एक ही फॉर्मेट खेलते, केवल T20, तो होपफुली वो वर्क करेंगे। लेकिन सूर्या को काफी काम करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के ऊपर भी, अपने फॉर्म के ऊपर भी, अपनी कप्तानी के ऊपर भी। लेकिन मैं, अगर ये शायद एशिया कप आपको 6 महीना पहले होता तो शायद मैं आपको बोलता कि भारत को चाहिए कि एक और प्लेयर को आप देख सकते, एक और कप्तान को आप देख सकते। लेकिन
जस्ट बिकॉज की 15 मैचेस बाद आपका T20 मैचेस है, क्योंकि आप सूर्या एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, ओडीआई खेलेंगे नहीं, टेस्ट खेलेंगे नहीं, तो थोड़ा सा ये इशू एक करता है। और क्या आपको लगता है कि क्या एक ही फॉर्मेट खेलते सूर्या इसलिए वो थोड़ा सा अपने उसमें नहीं रह पाते, अपने टच में नहीं रह पाते? मतलब लोग कहते हैं कि 2 फॉर्मेट या 3 फॉर्मेट का खिलाड़ी थक जाता है। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि T20 मैचेस अभी आपको, इससे पहले आपको फरवरी में हुई थी T20 इंटरनेशनल मैच, उसके बाद आप अभी आए मैच खेलने, क्या कहते हैं, अगस्त में, सितंबर में, सॉरी, ठीक है। तो क्या इतना दिन का गैप होना भी दिक्कत करता है एक खिलाड़ी में जो केवल एक फॉर्मेट खेल रहा हो और खासकर कप्तान हो? देखिए, मुझे जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, कैप्टनसी से हटके अगर हम हार्डकोर सूर्या की बैटिंग की बात करें, क्योंकि वही उनका एक बहुत हाई क्रेडिबिलिटी और हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ वो टीम इंडिया में आए, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद पहले ही मैच में उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो, या यू आर पहली रॉन्ग। बॉल पे छक्का मारा था, इफ आई एम हाँ नॉट हाँ, रॉन्ग, ऐसा कुछ जोफ्रा आर्चर, हुआ था। जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल तो पे छक्का मारा था। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो इंडिया के जो आईपीएल के स्मॉल ग्राउंड्स हैं उसका यूटिलाइजेशन करने में वो काफी एक्सपर्ट प्लेयर है, और उन्होंने अभी बोला भी कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम शॉर्ट ऑफ रन्स, तो वो हो जाएगा, उन्होंने ये कहा। बट मुझे एक जो पैटर्न दिखा है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली मैं आपको एक इंस्टेंस नोट कराना चाहूंगा, 2023 का वो वर्ल्ड कप, अगर आपको याद हो, उसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी यूनिक सी स्ट्रैटेजी के साथ गई थी, स्पेशली अगेंस्ट सूर्या की, स्लो बाउंसर्स या स्लो बॉल्स देना, स्लो बॉल। जहां पे पेस का यूटिलाइज करके सूर्या उनको बैक पीछे ना मार पाए, ना मार जो पाए। वो फ्लेक या वो करते हैं। एंड हम्म, एक पॉइंट इस तरीके आया कि सूर्य लिटरली अपना विकेट जो है गिफ्ट सा करके आ गए थे। मुझे बिल्कुल। लगता है कि वो इंस्टेंस जो है इंडिया को वर्ल्ड कप जो हारी है उस मोमेंटम में, 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें बड़ा एक क्रूशल फैक्टर था। बिल्कुल वो सर। जो चीज है सूर्या की, कि वो पेस को यूज करके पीछे स्कूप करके या पीछे शॉट्स मारते हैं, वहां उनकी रेंज आ रही है। बट आप फाइनल में भी देखें, जब उन्होंने जो ये शॉट खेला है शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट, हाँ, ऑल्दो इट वाज अ स्लोअर बॉल, बट इट वाज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मिड ऑफ, करेक्ट। एंड मतलब वो शॉट क्या था, उसमें समझ में नहीं आया कि वो स्ट्रेंथ लगा रहे थे कि भाई मैं सर्कल पार कर दूं, या वो बीच में गिरा रहे थे। तो मैं देख रहा हूँ फ्रंट रेंज के उनके जो शॉट्स हैं, एक शॉट से जज नहीं कर रहा हूँ मैं, वो उतने डोमिनेटिंग नहीं है, और कहीं ना कहीं वो जो कमी है उसके कारण लोग उनके पीछे के शॉट्स को देख लेते हैं। और आप देखेंगे उनके जो एक किस मैच में आउट था, आई थिंक लास्ट जो सुपर 4 में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में वो आउट हुए थे, पहली दूसरी या पांचवी गेंद पे कितने पे, वो भी वही शॉट उन्होंने लेग साइड में पीछे उसको स्कूप करने की कोशिश की, जो उनका यूनिक स्टाइल है, और वो एज लेके बॉल ऑफ साइड में थर्ड मैन की तरफ जाके गिरी। तो ये जो उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है टीम इंडिया में। उनके जो कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो साइकोलॉजिकली जो इंडिया का डोमिनेंस है, अगर सूर्या एट इट्स बेस्ट हो, तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि उस दिन भी वर्ल्ड कप में अगर अभिषेक शर्मा चले गए तो उससे बड़ा हेडेक सूर्या ऑपोजिशन के लिए बन के उभर सकते थे, अगर वो अपने कोर फॉर्म में हो। बट उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो बहुत ज्यादा बैक ऑफ द विकेट पर लिमिटेड है, एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट इस पर काम होना चाहिए। आप बताएं। देखिए, हाँ, बात आपकी सही है। सूर्या 2023 जो आपने टाइम फ्रेम बताया वो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद आप देखिए, भारतीय टीम ने रोहित की कप्तानी में एक चेंजेस किया T20 में। सूर्या नंबर 3 नहीं खेले 2024 का वर्ल्ड कप, सूर्या नंबर 4 हम्म, खेले, ठीक है। नंबर 3 उन्होंने नहीं खिलाया। तो नंबर 4 जब आप खेलते हैं तो अंटिल 0 पे 2 या 5 पे 2 ना हो जाए, तो मैक्सिमम टाइम में आपको 7-8 ओवर पे आप आएंगे जब आपके मेन बॉलर्स आपका बॉलिंग कर चुके होंगे, स्पिनर्स या फोर्थ बॉलर या फिफ्थ बॉलर आएंगे। उस पे अच्छा कैपिटलाइज सूर्या ने किया, ठीक है। फाइनल में आपके जल्दी 2 विकेट गिर गए थे, सूर्या फाइनल में भी नहीं चल पाए, रबाडा के अगेंस्ट उसी बॉल में पीछे मारने गए, वो आउट हो गए, ठीक है।
तो रोहित ने उनको अच्छा यूटिलाइज किया 2024 के वर्ल्ड कप में, उन्होंने नंबर 4 खिलाया। सूर्या जनरली नंबर 3 के खिलाड़ी, लेकिन रोहित ने पहली बार स्टार्ट किया उन्हें नंबर 4 खिलाना, जो काफी वर्क कर गया। तो अब वो कप्तान बने हैं, लेकिन नंबर 3 पे कई बार अब पहला मैच जो आपने जीता भी, या कहिए कि जो नंबर 3 पे आप इनकी परफॉर्मेंस जो दोनों मैचेस रही पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, उतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो दोनों बार जल्दी आउट हो गए। तो नंबर 4 पे एक बार सूर्या अपने आप को ट्राई करे तो मेरा ख्याल है कि अभी के सिचुएशन में उनके लिए भी एक मतलब इजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी कि आपको मेन बॉलर्स को नहीं खेलना है, नई बॉल को नहीं खेलनी है। तो आप ये कह ठीक रहे हो है, कि टेक्निकली कोई फ्लॉ नहीं है उनकी बैटिंग में अभी आपको दिख रहा है, सिर्फ पोजीशन टेक्निक चेंज से काम हो जाएगा? देखिए, टेक्निकल फ्लॉ तो आपको है ही ना। आपको तो वैसे तो हर खिलाड़ी के टेक्निकल फ्लॉज होते हैं, टेक्निकल फ्लॉज तो है ही ना सूर्या में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो उनकी टेक्निकल फ्लॉ है, उसको जो 1 एंड 2 नंबर का बॉलर है आपकी तो अपोजिशन की टीम में, वो ज्यादा बेहतर तरीके से निकाल सकता है, ना कि 4th एंड 5th बॉलर किसी भी तो टीम में। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो 1 और 2 बॉलर को अवॉइड करके कुछ रन्स ऑन द बोर्ड लाएंगे जब कुछ मैचेस में, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो साइकोलॉजिकली करेक्ट, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। हाँ, करेक्ट। ऑब्वियसली मतलब क्रिकेट में और मैं सब चाहता इस हूँ, बात को समझते। और मैं चाहता हूँ कि सूर्या नंबर 4 या 5 ही खेले। नंबर 3 पे मैं सूर्या के साथ ना जाना चाहूंगा। सूर्या क्या देख रहे हैं अपने लिए? 35 साल के हो चुके हैं, क्या देख रहे होंगे? सूर्या ये देख रहे होंगे कि T20 वर्ल्ड कप जिता के एक अपने आप को रिटायर किया जाए T20 इंटरनेशनल से। रिटायर? एक ही फॉर्मेट खेलते हैं वो, और एक फिटनेस ही भी मुझे उतनी ठीक दिखती है उनकी, और ऐसी कोई मतलब अच्छी फिटनेस रखते हैं वो। देखिए, T20 क्रिकेट ऐसा हो गया है कि अब देखिए, अब पहले जो लोग 15 साल 20 साल क्रिकेट खेल जाते थे, वैसे बहुत गिने चुने खिलाड़ी होंगे कि इतने नंबर। और T20 में तो मैं आपको बता दूं कि हर 3 साल पे आप हर 3 साल पे आपको जो है ना, आप 2000 आप या आपका अगर इस वर्ल्ड कप में एक एवरेज स्कोर 170 है, तो 2 साल बाद 180 रहेगा, उसके 2 साल बाद 190 रहेगा। हर वर्ल्ड कप में 10 रन एवरेज स्कोर बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका जो खिलाड़ी होता है उस हिसाब से खेलता है। तो मेरे ख्याल से सूर्या ने 5 साल 6 साल अच्छा भारत को सर्व किया है, अब कप्तान भी है। मेरा विचार है, मैं किसी को तो खिलाड़ी को तो रिटायर के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा विचार है कि एक लेगेसी उनको सेट करनी चाहिए, वर्ल्ड कप जीताए और फिर संन्यास लेके, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है मेरे ख्याल से। आईपीएल खेलते रहे। इंटरेस्टिंग कमेंट है आपका। मुझे लगता है कि शायद सूर्या कम से कम अभी 2 साल और देना चाहेंगे, बट एनीवेज वरेश, तो हम आज के इस सेशन के लास्ट सेगमेंट पर बढ़ते हैं, ताकि हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये लगातार जारी रह सके। आगे भी हम इस पर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। इंडियन टीम की बैटिंग ऑर्डर के बारे में एक डीपर और लॉन्गर डिस्कशन के लिए हम अलग एक सेशन रखेंगे। कैप्टनसी के ऑप्शन से उस पर बात होनी चाहिए। अदर टीम्स जो एशिया कप में परफॉर्मेंस दी है, और मैं उस पर बात करना चाहूँगा। खासकर मैं श्रीलंकन टीम के बारे में बड़ा क्यूरियस रहता हूँ, क्योंकि अच्छी टीम रही है वो एक दौर में, और बीच में दिख रहा था कि वापसी करेगी, तो उन पे आएंगे। बट आज जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा कि इंडिया ने जो भी अप्रोच रखी, ये सही थी या ओवर रिएक्ट कर दिया हमने? क्या इससे इंडिया मतलब क्रिकेट मतलब बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल विंग है या क्रिकेट का डीपर एनालिसिस रखते हैं कुछ लोग, ये लगातार बोल रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये ज्यादा आ रहा है, तो एक नेचुरल डिफीट का रिएक्शन भी है उसमें अंडरलाइन। बट क्या इससे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या इस पे कोई लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ेगा? कामरान अकमल ने बोला कि भाई इंडियन टीम के साथ पाकिस्तान को आगे किसी भी प्रकार का अगर इंटरनेशनल फिक्सचर भी होता है तो मैच खेलने ही नहीं चाहिए इस इंस्टेंस के बाद। तो क्या भारत का जो एक रिएक्शन था वो ठीक था? देखिए, रिएक्शन तो मैं गलत नहीं कहूंगा। रिएक्शन तो भारत का बिल्कुल सही था, भारत का स्टैंड बिल्कुल सही था, भारत के खिलाड़ियों का स्टैंड बिल्कुल सही था।
और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही गई या पोस्ट मैच जो जैसे आपने जो हैंडशेक वाली बात थी, आपने पहले ही पाकिस्तान के डायरेक्टर को बता चुका था कि भारतीय टीम और भारतीय कप्तान ना ही टॉस में आप हैंडशेक करेंगे, ना ही मैच के बाद हैंडशेक करेंगे। तो एक बार पाकिस्तान का थोड़ा-सा मैं कहूँगा इनको कि ब्रेन फेड मूवमेंट भी है कि जब आपसे हम टॉस में हाथ नहीं मिलाएँ, तो मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में क्या चाय पीने आ रहे हो आप? वहाँ नहीं मिलाएगा ना बंदा। आप ड्रेसिंग रूम तक पहुँच के अपनी सिचुएशन को खुद एम्बैरेसिंग किए, ठीक है? रही बात ये पहला इंस्टेंस की बात कर। दूसरी चीज़ भारतीय टीम ने ये बिल्कुल पहले स्पष्ट कर दिया था कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के एक इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके हाथों ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। रीज़न बीइंग कि उन्होंने जो बीच टूर्नामेंट में जो हरकतें की, जो सोशल मीडिया से अपने कमेंट्स किए, जिस तरह से उन्होंने रोनाल्डो का एक फ़ोटो डाला काफ़ी तरह से भारत को मॉक करने की कोशिश की। यहाँ तक कि पाकिस्तान न्यूज़ चैनल ने मैच के दिन रिपोर्ट किया कि मोहसिन नकवी ने प्लेयरों को बोला है कि तुम भिड़ जाना, जो करना हो कर लेना, आई विल हैंडल इट। तो ये मेरे ख्याल से हाँ, गलत मुझे नहीं भी था कि सुनने में आया कि शायद शाहिद अफरीदी ने इस तरह की बात कही थी कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो हम उसको यू नो एयरफोर्स को डेडिकेट करेंगे पाकिस्तान की। मतलब बड़े बेहुदा से उनके ओपिनियंस आते हैं, कोई उसमें एक तो प्रूफ बैक्ड नहीं होते हैं। और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जो है उन्होंने मार्टियर्स ऑफ द पहलगाम अटैक एंड इंडियन आर्मी के को डेडिकेट किया है अपनी विनिंग जो अमाउंट है उसको। और वहाँ सलमान अली का आघा का भी मैंने सुनने में आया। हाँ, मैं ये पूछना भूल गया कि वो जो एक उन्होंने चेक फेंका, वो एक कंट्रोवर्सी जो आई है, सलमान अली आगा ने चेक रिसीव करने के बाद रनर अप का वो फेंका, वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल इंस्टेंस था। मतलब आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ओवर रिएक्शन है? मैच हारने की खिसियाहट, वहां उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई? उन्होंने डेकोरम मेंटेन नहीं किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म का। इंडियन टीम ने ट्रॉफी नहीं ली क्योंकि वो एक व्यक्ति से नहीं लेना चाहते थे। इंडियन टीम ने ट्रॉफी के अगेंस्ट नहीं था, बट आप एक नकद राशि आपको मिलती उसका आप वो फेंकते हैं। मतलब और नकद क्या राशि भी करें? आपको मोहसिन नकवी साहब ने दी थी। तो एक तरह से देखिए तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की और देखिए पाकिस्तान को थोड़ा-सा समझना होगा कि पैसे मिल रहे भाई, ठीक है? $75,000 का चेक था, आप 1.5 महीने का राशन आ जाएगा आपका, ठीक है? तो पैसे को मोहताज हो आप यार, ले लो ना जो मिल रहा है। पैसे की तो अहमियत समझो। दूसरी चीज़ है कि करेक्ट। सलमान अली आघा पॉलिटिकल पर्सन है इसलिए वो टीम के कप्तान है। वो वही करते हैं जो उन्हें वहाँ के हुकुमरात कहते हैं ना या कहिए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो करने को कहते हैं वो करते इस तरह इसलिए वो क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। दूसरा चीज मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा अमित कि ठीक है यहाँ तक जो हुआ वो हुआ लेकिन क्या इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था? मेरा सवाल आपसे ये है कि बीसीसीआई क्या ये एशिया कप के पहले ये बोल सकता था कि भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं होगा? आप भारत श्रीलंका को एक ग्रुप में कर लेते जो आप 3 मैचेस खेले पाकिस्तान से, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था? हो सकता आप था कि कितना अवॉइड पाकिस्तान करते? आप आप कितना दो अवॉइड करते? आप आप 2 ग्रुप ग्रुप करा में नहीं देते। रहते तो आप एक मैच अवॉइड कर सकते थे। बाकी तो आप दो मैच नेचुरली हुए हैं, होने ही थे। हो हो सकता है कि आप पाकिस्तान शायद बाहर हो जाता। नहीं, देखिए, इफ एंड बट की तो बहुत स्कोप है। मेरा कहने का मतलब हम्म ये है कि आप एक मैच अवॉइड कर सकते थे। द डिसीजन ऑफ प्लेइंग द टूर्नामेंट और नॉट प्लेइंग द टूर्नामेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, करेक्ट? अब ये हम्म फिक्सचर्स तो पहले से आ गए थे। अभी हम्म जो वर्ल्ड लेजेंड्स ट्रॉफी थी उसमें टीम इंडिया ने रिफ्यूजल किया, उसमें ऑप्शन थे। लेकिन जब आप उस टूर्नामेंट में ऑलरेडी जा चुके हैं और इस तरह के फिक्सचर्स हैं, आप कहने अगर हम ग्रुप में रिक्वेस्ट करते कि नहीं होते या ऐसा होता। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे अपने सेशन को एंड करने से पहले यही बात कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि आप इतने मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ऐसे हम्म तो 10 साल पहले या 5 साल पहले भैया हमको लगता कि डिफिकल्ट टीम है कोई 2015 के वर्ल्ड कप में, तो हम क्या ऑस्ट्रेलिया से फिक्सचर अवॉइड कर देते, हम कोई ऐसा मैच हार लेते जिससे हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में नहीं बढ़ते।
तो ये इफ एंड बट्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत होते हैं। मुझे लगता है कि एशिया कप में अगर ऐसा होता भी कि इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में नहीं होते, तो फिर भी जो सुपर फोर्स और जो फॉर्मेट ऑफ द टूर्नामेंट है उसमें हम 2 मैचेस में आए हैं। मतलब मैं सही बताऊं, मेरे को पर्सनल ओपिनियन में बिल्कुल आशा नहीं थी कि पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचेगी। सरप्राइजिंगली बांग्लादेश ने अपना जो भी है एक मतलब वो एशिया कप एशियन टीम्स के बारे में हम एक अलग सेशन रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, वही उन्होंने नेचर दिखाया एंड दैट वाज द रीजन कि इस तरह का फेलियर हुआ। तो एनीवेज, बट अगेन कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। Yes, congratulations. The clear dominance they've shown in the tournament and winning this trophy, winning this tournament. और आशा है कि इस तरह का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हम आगे आने वाले वर्ल्ड कप और उसके बियॉन्ड भी कैरी करेंगे। बिल्कुल। मैं सभी दोस्तों से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या हमें बेटर करना चाहिए, किन टॉपिक्स को लाना चाहिए आपको लगता है जिन पे डिस्कशन होना चाहिए, किसी को इंक्लूड करना चाहिए। हम इन सब चीज़ों पे लगे रहेंगे। वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू दिस थिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक्स मयूरेश, थैंक यू फॉर दिस एनालिसिस। बिल्कुल। और सभी दोस्तों को नेक्स्ट सेशन। बिल्कुल, सभी दोस्तों से मैं ये फिर से आग्रह करूंगा कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Okay. So thank you. This is Crick Chai Sports signing off with cricket and chai. Where's your chai, Amit?